जय हिंद स्टूडेंट्स, केबी क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं गौरव विश्वकर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लास 11th में मैथमेटिक्स में ये चैप्टर 5 है। वैसे स्टूडेंट चैप्टर का नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो कुछ स्टूडेंट या टीचर ये सोच सकते हैं कि मैंने ये नाम उल्टा क्यों लिखा। इसके पीछे एक कारण है स्टूडेंट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के जन्म की कहानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ही छिपी हुई होती है। तो चलिए अब समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है। तो रेडी स्टूडेंट्स, पेन पेपर लेकर आप रेडी रहिए। कोई बात आपको जरूरी लगे तो बोर्ड पर आप उसको नोट जरूर करें, बोर्ड पर से अपनी नोटबुक में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानने के लिए हमें थोड़ा सा क्लास 10th में जाना होगा। क्लास 10th में जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जैसे मैं कहूं कि जिनका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पर a, b एंड c ये तीनों के तीनों बिलोंग्स करते हैं किससे? रियल नंबर से। और साथ ही साथ जो a है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा, a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x², और अगर a 0 हो गया तो x² भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर ये क्या बचेगा? bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी कि एक लीनियर इक्वेशन बच जाएगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं रहेगी। इसलिए यहां पर a तो 0 नहीं हो सकता, ये तो उसकी शर्त है। किसी भी स्टूडेंट को अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं पता कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, वैसे तो क्लास 10th में बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया है, पूरा एक चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर ही है। पर फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता तो मैं बता दूं, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2x² प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्या है स्टूडेंट? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि जो इसमें वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है? x। इसमें जो x की हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 2 है। तो ये क्या हो गई? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और देखिए ये सभी उन शर्तों को पूरा कर रही है जो हमने यहां पर लिखी है कि a, b और c, a कोफिशिएंट ऑफ x², b कोफिशिएंट ऑफ x एंड 3 कांस्टेंट, ये तीनों के तीनों रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, मतलब रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं। a 0 के बराबर नहीं है, वेरिएबल की भी हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरा एक एग्जांपल अगर हम लें, x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहां पर ये भी क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है और इक्वालिटी भी शो कर रही है। इक्वेशन हमेशा इक्वालिटी शो करती है ना, तो ये क्या हो गई? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें b जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है वो यहां पर 0 है, इसका मतलब है ही नहीं, क्योंकि b अगर 0 हो गया तो b जब x से मल्टीप्लाई करेगा तो वो भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कांस्टेंट यहां पर है, तो ये भी क्या होगी? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब स्टूडेंट अभी क्लास 10 की ही बात चल रही है,
तो यहां पर स्टूडेंट जब हम क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे थे और उसमें ये क्वेश्चन आता था कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मान लीजिए ये आपको एक इक्वेशन दे दी, इसकी जो रूट है, रूट हिंदी में हम क्या बोलते हैं इसको, मूल, जिनसे वो इक्वेशन बनी है, उसकी वैल्यू, उसकी नेचर कि उसकी क्या प्रकृति है, वे कैसे हैं, वो जब भी पता करते थे तो हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे, b² - 4ac, जिसको हम क्या बोलते थे, डिस्क्रिमिनेंट। ये हमारा क्या कहलाता था, डिस्क्रिमिनेंट। ये फॉर्मूला कहां से आया, आपको अगर याद हो तो एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है -b ± रूट b² - 4ac अपॉन 2a। इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हमारे जमाने में हम इसको क्या बोलते थे, ब्रह्मास्त्र बोलते थे, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने के लिए। रूट मतलब आम भाषा में मैं कहूं कि x की वैल्यू क्या है भाई, कि x किसके इक्वल होगा, यहां वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो वो वैल्यू क्या होगी, उसके लिए सबसे बेस्ट फॉर्मूला होता था -b ± रूट b² - 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले को हम ब्रह्मास्त्र बोलते थे। क्यों, क्योंकि इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट आसानी से निकाले जा सकते थे। रूट निकालने के और भी मेथड थे, जैसे फैक्टराइजेशन मेथड, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। लेकिन कभी कभी जब ये दोनों मेथड फेल हो जाए कि हमें नहीं हम इक्वेशन पर इन मेथड्स को अप्लाई नहीं कर सकते, ना तो उसका हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ना ही हम उसका परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, तब ऐसी कंडीशन में क्या करें, तब भैया हम ब्रह्मास्त्र लगा देते हैं। यानी कि वही बात है ना कि जब कोई दुश्मन है, जब पत्थर से नहीं भाग रहा है, वो लाठी से नहीं भाग रहा है, तो क्या करो फिर, AK-47 ले आओ, उससे अपने आप भाग जाएगा, भागेगा नहीं तो मारा जाएगा, मतलब उसका काम तमाम हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब वापस इस पर आते हैं, तो ये जो b² - 4ac है वो यहां से आया। अच्छा, ये फॉर्मूला किसने दिया, मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि ये हमारी भारतीय संस्कृति से रिलेटेड है। ये फॉर्मूला दिया था ब्रह्मगुप्त जी ने। किन्होंने, ब्रह्मगुप्त जी ने इस फॉर्मूले को दिया था और कई सौ साल पहले फॉर्मूला दे दिया था, जिसको हम क्या बोलते थे, ब्रह्मगुप्त या श्री धराचार्य जी, इसे धराचार्य जी के भी नाम से भी जाना जाता है, धराचार्य फॉर्मूला। लेकिन समय के साथ साथ में इस फॉर्मूले को क्या बोला जाने लगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में आता है, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोला जाता है। और इस फॉर्मूले को ये कहा गया स्टूडेंट्स को, किताबों में भी लिखा गया कि ये जो फॉर्मूला है, स्टीवन नाम के मैथमेटिशियन ने 1594 में, ये फॉर्मूला 1594 में स्टीवन नाम के मैथमेटिशियन ने दिया था। ठीक है, उन्होंने ये फॉर्मूला दिया होगा, लेकिन इनसे लगभग 1000 साल पहले, भास्कराचार्य जी ने, जिन्हें धराचार्य जी के नाम से भी जाना जाता है, इस फॉर्मूले को पहले ही बता दिया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, हिंदी मीडियम वालों के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, द्विघात समीकरण, कि किसी भी द्विघात समीकरण के मूल पता करने के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है, एंड दिस इज द बेस्ट फॉर्मूला। ठीक, तो अब यहां पर आप देखें, ये जो b² - 4ac होता था, इसको हम इक्वेशन में क्या करते थे, अप्लाई करते थे। अब जब इसको इक्वेशन में अप्लाई करते थे तो हमारे सामने 3 कंडीशन आती थी। वे तीनों कंडीशन क्या थी, मैं आपको बताना चाहूं। वे 3 कंडीशन ये थी कि b² - 4ac या तो 0 से बड़ा आएगा,
स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आएगा, और तीसरी कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा आएगा। ये तीन में से कोई एक कंडीशन आ जाती थी। जब ये शुरू की दो कंडीशन आती थी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, तो इन दोनों कंडीशन में जो रूट होते थे वो कैसे कहलाते थे कि भैया रियल है, रियल नंबर सिस्टम में आते हैं, उन्हें रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही तीसरी कंडीशन आती थी बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वहां पर आप लिख देते थे कि रूट्स आर इमेजिनरी, कि रूट की नेचर क्या है, रूट्स आर इमेजिनरी। कैसे? चलिए मैं आपको एक इक्वेशन बताता हूं, इसको स्टूडेंट आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। देखिए हमारे पास में मान लीजिए एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, रूल फॉलो हो रहा है, ए बी सी तीनों रियल नंबर है और ए 0 के बराबर नहीं है। अब यहां पर मुझे इसके नेचर ऑफ द रूट्स पता करने हैं, तो मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या करूंगा, अप्लाई करूंगा। बी क्या है यहां पर, माइनस वन का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 1, सी क्या है यहां पर प्लस का 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 क्या आया -3। स्टूडेंट जो -3 है आप देखो 0 से बड़ा है या छोटा है, 0 से छोटा है ना, तो ऐसी कंडीशन में हम बोल देते थे कि जो रूट है इस इक्वेशन के जो रूट है वो क्या है इमेजिनरी, और बस वहीं पर हम रुक जाते थे। ठीक है, आपके गुरुजी भी, पढ़ाने वाले टीचर भी कहते थे कि भैया ठीक है रूट पता लग गया, अब इमेजिनरी नंबर ये आ गए हैं, मतलब वास्तविक नहीं है, काल्पनिक नंबर है, तो इन्हें आप आगे सोल्व करना, आगे की हायर क्लास में सोल्व करना। आपके क्लास 10 के वो सिलेबस में नहीं थे, लेकिन अब है, क्लास 11th में है, और यहीं से जन्म होता है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने पहले लिखा और आपको पहले समझाया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, उसके रूट्स की नेचर कैसे पता करते हैं, और वहां पे जब कौन सी कंडीशन आती थी कि जिसमें इमेजिनरी रूट्स आते थे, और उन इमेजिनरी रूट्स को ही हम क्या बोलते हैं अब, कॉम्प्लेक्स नंबर, और अच्छे से इसको जानते हैं। तो बात कुछ ये है स्टूडेंट कि मान लीजिए एक इक्वेशन मैं आपको देता हूं जो आपकी बुक में भी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मैंने कहा इसके रूट आप पता करें कि इसके रूट क्या होंगे, बहुत सिंपल है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये आ गया। लेकिन अगर आप ध्यान से इसमें देखो कि क्या किसी नंबर का स्क्वायर -1 या किसी निगेटिव नंबर के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता ना भाई। आप किसी भी नंबर का स्क्वायर ले, -5 का स्क्वायर लिखते हैं, तो -5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, ये एक पॉजिटिव नंबर है। 5 का स्क्वायर ले लो तो भी क्या आएगा 25। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होगा, चाहे वो निगेटिव नंबर हो चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो, हमेशा क्या आने वाला है, पॉजिटिव ही आने वाला है। स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, इसके रूट पता करते हैं, तो यहां पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ जाता है, और एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है √-1। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या पाते हैं, हम तो ये पाते हैं कि जो माइनस के नंबर का रूट है ये पॉसिबल है ही नहीं क्लास 10th तक, और अब आप क्लास 11th में हैं। भाई ये जो रूट है इसकी अपनी एक शर्त है, इसका एक अपना रुआब है
इसके अंदर जब भी माइनस के नंबर होंगे, निगेटिव नंबर होंगे, तो ये थोड़ा सा नाराज हो जाता है, ये कहता है कि भैया ये सब नहीं चलेगा मेरे साथ में, मुझे तो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर चाहिए, तभी मैं उसका एक रियल वैल्यू दे पाऊंगा, अदरवाइज वो इमेजिनरी हो जाएगी, रियल नहीं होगी। अब ये एक इक्वेशन तो है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इस तरह की और भी इक्वेशंस हैं, जैसे अभी मैंने लिखी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, वो भी एक इक्वेशन है, और ऐसी ऐसी बहुत इक्वेशन है। चैप्टर 5 में एक्सरसाइज 5.3 में जितनी भी इक्वेशंस दे रखी हैं, वे सभी के सभी जो इक्वेशंस हैं उनके जो रूट्स की नेचर है वो सभी क्या होने वाली हैं, इमेजिनरी होने वाली हैं। अब उनको सोल्व कैसे करें, तो यहां पर मैथमेटिशियंस को जरूरत पड़ी एक और नंबर सिस्टम की, जिस नंबर सिस्टम को नाम दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। समझे? तो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर की कहानी। आसान भाषा में, सिंपल वर्ड्स में, व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर इज द collection of all real number and imaginary number। बोले तो कॉम्प्लेक्स नंबर दो चीजों से मिलकर बने हैं, रियल नंबर से और इमेजिनरी नंबर से। क्योंकि मैथमेटिक्स में स्टूडेंट है क्या, मैथमेटिक्स में टोटल नंबर्स की ही स्टडी है। आप बचपन से अभी तक नंबर्स की तो स्टडी कर रहे हैं। जब आप चुन्नू मुन्नू टाइप के थे, मतलब छोटे छोटे थे आप और हम, जब सभी क्लास 4 तक की मैं बात कर रहा हूं, तब आपको 4 चीजें सिखाई जा रही थी, उन पर फोकस था, प्लस माइनस, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन। मैथमेटिक्स की जो गाड़ी है वो इन्हीं 4 पहियों पर चलती है, ठीक है, हमेशा। यही नहीं कि उसी समय तक, हमेशा। आज भी आप जब भी मैथमेटिक्स कर रहे हो तो इन चारों में से कोई एक या कोई दो या ये चारों ही, किसी किसी क्वेश्चन में चारों ही चीजें लग जाती है। जैसे बोर्ड मास के क्वेश्चन आते थे, वहां पर इनको चारों को अप्लाई करना पड़ता था, और सीक्वेंस है कि पहले डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर एडिशन होगा। समझ रहे हैं ना? अब इसमें अगर किसी एक की भी गाड़ी का ये वाला कोई सा भी टायर पंचर है तो उसकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ती थी। क्लास 4 तक मैथमेटिक्स आसान लगता था, टेबल्स याद हो जाते थे तो मजा ही आ गया उस बच्चे को, तो वो तो सारे काम आसानी से कर देता था। लेकिन जैसे ही आप क्लास 5 में आए तो आपको नंबर सिस्टम एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया टीचर्स ने। जैसे सबसे पहला नंबर सिस्टम कौन सा एक्सप्लेन करा भैया? नेचुरल नंबर। फिर उसके बाद में होल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होने वाले, क्योंकि गिनती 1 से ही शुरू हुई है, प्रकृति ने तो यही नंबर दिए हैं, मैथमेटिशियन का ऐसा ही मानना है। लेकिन इंसानों ने उसमें छेड़छाड़ करी। वो जरूरी थी चीजों को, प्रकृति को बहुत ही अच्छे से समझने के लिए आर्यभट्ट जी ने जीरो इन्वेंट कर दी, जीरो बना लिया उन्होंने, जीरो की खोज कर ली कि भैया नेचुरल नंबर के अलावा जीरो भी है। उससे क्या बने? होल नंबर। 5th में आपने नेचुरल नंबर पढ़े, 6th में आपने होल नंबर पढ़े। चलिए वहां तक भी ठीक था, क्योंकि वहां पे प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन आसान था। अब जैसे ही आप 7th में आए तो आपको इंटीजर्स, फ्रैक्शंस और डेसिमल नंबर से सामना करना पड़ गया। यहां पर से कुछ स्टूडेंट्स की कहानी खराब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इंटीजर क्या हो गए? प्लस और माइनस के जितने भी नंबर थे उनका ग्रुप, और इसमें प्लस माइनस करना मुश्किल होता है। जैसे क्या कि अभी तक तो आप ये करते हुए आए 5 - 3, भाई क्लास 6 तक 5 - 3 2 आ गया सिंपल आंसर। लेकिन कभी 3 - 5 नहीं किया, 7 में करना पड़ गया, आंसर आया -2। और वहां ध्यान से नहीं समझा तो समझ लो इंटीजर के प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का टायर पंचर होना शुरू हो गया। अब गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही है आपकी मैथमेटिक्स में। फिर फ्रैक्शंस, P/Q वाले नंबर, बटे वाले नंबर, डेसिमल पॉइंट वाले नंबर। अब क्लास 7 में जैसे तैसे करके आप पास हुए, फिर आगे भैया क्या? रैशनल नंबर, P/Q वाले, जिसमें सारे निगेटिव और पॉजिटिव
बच्चे तो ये कहते हैं कि सर हम तो नंबर्स को ही नहीं सही तरीके से झेल पा रहे थे, अब इसमें XYZ भी आ गई, अंग्रेजी भी आ गई, अब करे तो करे क्या। वही है ना कि करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। कुछ नहीं भैया, मेहनत करो, चीजों को समझो, घबराओ नहीं, चीजों के लिए अपना नजरिया बदलो। मैथमेटिक्स को बोरिंग सब्जेक्ट ना समझो, ये समझ लो कि एक सच्ची कहानियां हैं, कहानी के तरीके से उसको समझो, ध्यान से समझो। और मैथमेटिक्स कैसे पढ़ते हैं उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, आप उसको देखें, यकीनन वो आपका फायदा करेंगे। तो देखिए ये सारे के सारे किसमें आ गए, रियल नंबर में। अब जी एक जो आपने 9th में पढ़ा, इरेशनल नंबर, और जब आप 10th में आ गए तो आपको बताया गया कि भैया ये सारे क्या हैं, रियल नंबर हैं। और अब 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, कि सारे के सारे रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, इनका जो ग्रुप है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहां से एक बात ये क्लियर होती है कि जितने भी रियल नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम का हिस्सा है। समझे? तो चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं, वापस से अपने इक्वेशन पर जाते हैं और सिंपल सी इक्वेशन लेते हैं कि जैसे x² + 1 = 0 लिया था, और यहां पर x² क्या आया, -1, और x की वैल्यू क्या आई, √-1। तो यहां पर मैथमेटिशियन ने क्या किया, और उनका नाम है, मैं आपको बताऊं, लियोनार्डो यूलर। इन्होंने 1777 में √-1 के लिए एक इंग्लिश के अल्फाबेट का इस्तेमाल किया, जिसे हम बोलते हैं आयोटा, जो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कि इन्होंने कहा कि जो √-1 होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ये i है, i = √-1। i की जो वैल्यू है वो √-1 है, और इससे कॉम्प्लेक्स नंबर के जो कैलकुलेशंस थी वो क्या हो गई, आसान हो गई। कैसे आसान हुई, अब इसको हम जानते हैं। ये आपकी नॉलेज के लिए थोड़ा बता दिया कि इन्होंने सबसे पहले इस्तेमाल किया था, और इमेजिनरी और रियल नंबर यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जो सही फॉर्म है लिखने की, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वेशन लिखने की क्या फॉर्म थी, ax² + bx + c। उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को भी लिखने का एक फॉर्म है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो जनरल फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं, a + ib, जहां पर a, चलो यहां पर वेयर कर देता हूं, वेयर a, b, ये दोनों के दोनों इससे बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। ठीक है, a और b रियल नंबर होंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 5 + i3, ये दोनों क्या है, रियल नंबर है ना। ठीक है, तो ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म है कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा कैसे लिखा जाएगा, a + ib की फॉर्म में लिखा जाएगा, जहां पर a और b रियल नंबर होंगे, और i वो नंबर ही है, कौन सा, √-1। ठीक, तो स्टूडेंट ये कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम है। तो उम्मीद करता हूं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है ये समझ में आ गया। अब इसमें स्टूडेंट मैं आपको बताऊं कि जो ये a है इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट। भाई कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, जिसमें रियल नंबर भी है और इमेजिनरी नंबर भी है। ठीक, क्योंकि जैसे ही ये i भी हुआ, ये इमेजिनरी नंबर हो गया, तो ये हो गया रियल पार्ट और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट, और इन दोनों को मिलकर के क्या बना, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना। समझे? ठीक, अब चलते हैं इनके ऑपरेशंस पर। ऑपरेशंस वही प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। ये कैसे होते हैं, बहुत ही आसान है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है।
मैथमेटिक्स की दिक्कत यही आ जाती है स्टूडेंट को कि घबरा जाते हैं। और आप तो बहुत प्यारे प्यारे और साहसी बच्चे हो, क्लास 11th में आपने पीसीएम लिया है, तो यही से आपको पता लगता है कि आप डरते तो हो ही नहीं मैथमेटिक्स से। आपने अपने मन से लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और किसी पीयर प्रेशर की वजह से या दोस्तों की वजह से या माता पिता ने या किसी ने कह दिया कि भैया आप साइंस में ही पढ़ेंगे मैथमेटिक्स को, मतलब पीसीएम से अब अगर आप पढ़ेंगे और मजबूरी में भी अगर आपने ले लिया है, तो निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। कोई गलत फैसला आपने नहीं लिया है। आपने जो भी साइड चुनी उस साइड को आप बेहतर तरीके से पढ़ो, आप देखना आप उसमें जीनियस बन जाओगे। ठीक है स्टूडेंट, अब इनके ऑपरेशन की बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे जुड़ेंगे, कैसे घटेंगे, कैसे गुना होंगे, कैसे भाग होंगे। बहुत आसान है। इसके लिए एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, थोड़ा फनी हो सकता है आप लोगों के लिए, और होना भी चाहिए। भाई मैथमेटिक्स को सीरियस सब्जेक्ट मानते हैं। अरे भैया सीरियस नहीं है, ये तो बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। इसे सीरियस होकर क्यों पढ़ते हो? इसे मजे में पढ़ो, कहानी के तरीके से पढ़ो। आप देखना इसका मतलब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको उसमें मजा आने लगेगा। इसके लिए बस आपको नजरिया बदलने की जरूरत है। अपना नजरिया एक बार बदल दो, फिर देखना ये कितना आसान हो जाएगा। उन बच्चों से पूछो जो मैथमेटिक्स को सोल्व करते हैं, कितना मजा आता है उनको, वे इससे आसान कुछ नहीं समझते। तो मैं स्टूडेंट जो कहानी है वो आपको बताऊं कि एक बात जो बताना चाह रहा हूं। आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, मान लीजिए आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट है, मान लेते हैं। अब लाइन में लग रहे हैं आप, मान लीजिए एक लाइन में वो 30 के 30 स्टूडेंट हैं। आपके टीचर आए, आपके टीचर ने जब आए, आपके टीचर ने चेक करना था कि आप लाइन में कितने बच्चे लगे हुए हो, कि पूरे बच्चे आए हैं या नहीं आए हैं। ठीक है, तो किसी एक बच्चे को कहा कि आप काउंट करें कि कितने बच्चे आए हैं। काउंटिंग शुरू करी, और उस दिन मान लो सभी के सभी स्टूडेंट आए हैं, तो 1 से लेकर के 30 तक काउंटिंग होगी। आप टीचर को बता देंगे कि सर 30 स्टूडेंट्स, 30 के 30 बच्चे प्रेजेंट हैं। चलो ठीक। अब मान लीजिए वहीं उस लाइन के पीछे 5 गधे खड़े हैं। मान लो आपके टीचर ने फिर कहा, किसी लड़के को बुला करके, उस लड़के का नाम आप कुछ भी रख दो, विपिन रख देते हैं, कि विपिन बताओ इस लाइन में आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट है, इस लाइन में कितने स्टूडेंट है। मेरी बात ध्यान से सुनना कि इस लाइन में कितने स्टूडेंट हैं। विपिन ने काउंटिंग शुरू करी, तो आप क्या बताएंगे अपने टीचर को? विपिन क्या बताएगा अपने टीचर को कि क्या इस लाइन में 35 स्टूडेंट हैं? नहीं बताएगा ना, वही बताएगा सर 30 स्टूडेंट हैं। फिर आप उस टीचर ने कहा कि भाई गधे कितने हैं इस लाइन में? सर जी 5 गधे हैं। तो अब यहां से आप बात को समझो, भाई गिनतियां क्या थी? 1 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 1 4, यानी कि जो नंबर्स थे ये नंबर्स में ऐड हो रहे थे। और जब गधों की काउंटिंग करी तो गधों की काउंटिंग में गधे ऐड हो रहे थे। उसमें ये तो नहीं कहा कि यहाँ 35 गधे खड़े हैं, ये कहा सब 5 गधे हैं। ठीक है, आपको गधा शब्द बुरा लग रहा है तो आप अपने मन में कुछ और सोच सकते हैं। ठीक, तो स्टूडेंट यहां पर भी वही कहानी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जब हमारे पास में 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हो, फॉर एग्जांपल एक नंबर Z1 है 3 + I2 और एक दूसरा नंबर है 5 + I3। अब इनको जोड़े कैसे, यानी कि Z1 + Z2 कैसे करें? स्टूडेंट बहुत सिंपल रूल है भैया, रियल में रियल जोड़ दो, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट जोड़ दो। रियल में रियल जोड़ोगे तो 8, इमेजिनरी में इमेजिनरी जोड़ोगे तो 5I, या इससे सही लिखना होगा I5। लो जी Z1 + Z2 हो गया। अगर इसी को Z1 - Z अगर 2 कहना होता तो यहां पर क्या करते? रियल में से रियल आप घटा दो, 3 - 5 तो क्या हो जाएगा? -2। I2 - I3 -I और 1, यानी कि 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, जब मल्टीप्लाई में हम 1 नहीं लिखते। -2 - I। जब इनकी मल्टीप्लाई करनी हो Z1 × Z2 तो सिंपल, जैसे हमने मल्टीप्लाई की
अभी तक अलजेब्रा की हम जैसे मल्टीप्लाई करते थे और वास्तविकता में मल्टीप्लाई होती ऐसे, अब ये टर्म बारी बारी से इन दोनों में मल्टीप्लाई करेगा। जैसे क्या 3 5 जा 15 प्लस 3 3 जा 9, ये रहा i। अब ये i इसमें मल्टीप्लाई करेगा। अब देखो अब भी यहाँ नंबर की नंबर से ही हो रही है, रियल नंबर की रियल नंबर से। 5 2 जा 10 और ये रहा i। अब इस i2 की इसमें होगी तो क्या हुआ i स्क्वायर और 2 3 जा 6। अब यहां पे स्टूडेंट आप देखो जो i स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि i अभी बताया रूट -1 है तो i स्क्वायर क्या होगा, ये रूट हट जाएगा -1। समझ में आया? अब -1 की 6 में मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो गया -6। अब 15 और -6 कितना आया 9 प्लस i9 एंड प्लस 10i कितना आया i9t। ठीक, ये हुआ z1 इंटू z2। बताओ क्या मुश्किल है इसमें? नजरिया बदलना है और सिंपल सा नजरिया रखना है। भैया रियल में रियल जोड़ दो, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट जोड़ दो। जिस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन करते हुए आए उस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन करो। भाई पहले ऐसे ही तो मल्टीप्लाई किया था आपने। अगर आप 25 की 5 से मल्टीप्लाई करते थे तो क्या 5 केवल इसी से करता था, दोनों से करता था ना, हर एक टर्म में। क्लास 8 में जब बाइनोमियल का आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट किया, बाइनोमियल मैं कहूं कि x प्लस वाई की मल्टीप्लाई जब आपने 3x प्लस 2 से अगर करी तो पहले ये x इसमें करता था, फिर ये x इसमें मल्टीप्लाई करता था, फिर y। हाँ या ना? तो बहुत सिंपल है, बस नजरिया बदलो अपना। इसे मुश्किल ना समझो कि ये कैसे जुड़ेंगे कैसे घटेंगे। रियल में रियल जुड़ेंगे और इमेजिनरी में इमेजिनरी जुड़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट? और ये बिल्कुल वही प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जैसे पहले नंबर्स फॉलो करते हुए आए थे। एडिशन में हमें पता है दो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जुड़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, आया ना? कम्यूटेटिव अगर हम सीक्वेंस बदल दे मल्टीप्लिकेशन में या जोड़ने में कि z1 प्लस z2 करें या z2 प्लस z1 करें तो बात कोई बराबर रहने वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पहले 5 प्लस 3 और 3 प्लस 5 दोनों तरफ 8 ही आने वाला है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 5.1 बहुत आसान है, उसको करने की आप कोशिश करें। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ने में कोई मुश्किल हो तो मैंने लिंक दिया है, उस वीडियो को आप जरूर देखें। यकीनन मैं वादा करता हूं वो वीडियो आपकी हेल्प जरूर करेगी, क्लास में आपका परफॉर्मेंस मैथमेटिक्स में बेटर करेगी। जय हिंद स्टूडेंट।